गाड़ी की चाबी अपनी उंगलियों में घुमाते सीटी बजाते वो बाहर की तरफ बढ़ा था। आज उसका प्लान अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का था। वो एक आवारा बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा था, जिसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पार्टियां करना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना और रात को किसी हसीना की बाहों में सुकून पाना था। आज उसके दोस्त फरकान ने कॉल करके उसे बुलाया था। वे नॉर्दर्न एरिया जाने का प्लान बना चुके थे और वो अक्सर ऐसा प्लान बनाते रहते थे। अपने 6 आवारा दोस्तों के साथ वो 3-4 दिन के लिए घूमने फिरने का इरादा बांधते हुए गाड़ी में बैठने ही लगा था कि तभी अचानक पीछे से शगुफ्ता बेगम ने उसे पुकारा। तो वो एकदम पलटा। कटे बाल माथे पर बिखरे, सफ़ेद चमकदार पेशानी पर बल पड़ गए। घमंडी उठी हुई नाक के नीचे गुलाबी और नाभि होंठ और भौं में ढले। मम्मा यार, आपको कितनी बार कहा है कि जाते हुए को पीछे से नहीं पुकारा जाता, आप भी मगर कहाँ सुनती हैं। वो प्यार से उन्हें डांटते हुए बोला। और तुम्हें भी कितनी बार बोला है कि आवारा गर्दियाँ छोड़ दो, अपने बाबा के बिजनेस में हाथ बटाओ। बहुत कर ली तुमने मौज मस्ती। मैं हमेशा इनके सामने तुम्हारी ही साइड लेती हूँ, मगर अब मुझे भी अंदाजा हो गया है कि कितना बिगाड़ दिया है मैंने अपने लाडले को। वो भी बनावटी नाराजगी से बोली थी। मम्मा, एक ही तो बेटा हूँ आपका, अगर आप मेरी साइड नहीं लेंगी तो और कौन लेगा यार। अब आप ही बताइए कि क्यों रोका मुझे, पहले ही लेट हो रहा हूँ। तो मैं इसलिए रोका है कि जल्दी वापस आ जाना। नेक्स्ट फ्राइडे को हमें कहीं जाना है। तो मैं उस दिन बताया था ना, मिसेज हमदानी का और सिराज हमदानी साहब का, जो तुम्हारे बाबा के साथ बिजनेस भी करते हैं, उनके यहाँ खाने पर बुलाया है उन्होंने। शगुफ्ता बेगम ने दो मानी अंदाज में कहा। तो मामा, आप और डैड जाइए ना, मुझे वैसे भी इन बोरिंग दावतों का कोई शौक नहीं, और मेरा जाना वहाँ क्यों ज़रूरी है बाय द वे। वो गाड़ी की चाबी हाथ में घुमाता मुस्कुराता हुआ बोला था। ओफो, तुम भी ना हद करते हो। पूरे 30 साल के हो गए हो तुम। तुम्हारे लिए लड़कियां ढूंढने में हलकान हो रही हूँ मैं। और मुझे मिसेज हमदानी की बेटी भी देखनी है। शीजा नाम है उसका, बहुत प्यारी लड़की है। मैं कल तुम्हारे डैड के साथ खुर्शीद शाह की दावत में गई थी, तो वहाँ उसे देखा था। मिसेज हमदानी से पूछा तो वो खुशी से बोली कि शीजा हाल ही में यूके से मास्टर्स करके आई है और वो हमें अपने घर बुला रही हैं, तो मैं भी साथ आने को कहा है। शगुफ्ता बेगम ने वजाहत की तो हमदान ने अपना सर थाम लिया। आपसे किसने कहा था कि मैं अभी शादी करना चाहता हूँ? मुझे तो शादी करनी ही नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सीजा एंड सच काइंड ऑफ गर्ल्स। बोटॉक्स की मरीज होती हैं सारी लड़कियाँ, बनावटी सी लगती हैं मुझे। आप प्लीज़ इन्हें मना कर दें। अभी फ़िलहाल तो मेरी लाइफ में शादी जैसी टेंशन की कोई गुंजाइश नहीं, सॉरी। वो अपना काला चश्मा आंखों पर टिकाता हुआ गाड़ी के अंदर बैठ गया और मिसेस शगुफ्ता मुँह खोले उसे देखती रह गई। अरे अरे, ये कैसे, ऐसे कैसे नहीं करोगे तुम शादी? करोड़ों की जायदाद है तुम्हारे बाप की और एक ही बेटे हो तुम हमारे। मैं तो तुम्हारी शादी बहुत शौक से करूँगी। और ख़बरदार, जो तुम, वरना तुम्हारी सारी आज़ादी बंद। तुम कल से ही अपने ऑफिस जाओगे। अब मैं भी तुम्हें कोई ढील नहीं दूंगी। फ़िलहाल तो मैं आउटिंग पर जा रहा हूँ, 3-4 दिन के बाद वापस आ जाऊँगा, फिर आकर बात करेंगे। हमदान ने अपनी जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। आधा रास्ता तय करने के बाद वो शगुफ्ता बेगम की बातें बिल्कुल भूल चुका था। हमदान शिराजी, जो मनमौजी सा लड़का था, भला का हैंडसम, जो खुद लड़कियों के पीछे नहीं भागता था बल्कि उसके पीछे लड़कियों की कतार होती थी, मगर वो उन्हें ज़्यादा भाव नहीं देता था। उसके लिए लड़कियां सिर्फ वक्ती लज्जत का जरिया थीं। वैसे भी सारे चेहरे उसे एक जैसे ही लगते थे। जिस क्लास और सोसाइटी से उसका ताल्लुक था, वहाँ की सारी लड़कियां मॉडर्न और नवाबजादों की बिगड़ी औलादें थीं। माँ बाप का बेतहाशा पैसा अपनी सूरत संवारने पर उड़ाने वाली, महंगे महंगे सैलून से मेकअप कराने वाली और लाखों करोड़ों सर्जरी पर खर्च करने वाली, मगर फिर भी उनकी शक्लें उसे बिल्कुल एक जैसी ही लगती थीं। उभरे हुए गाल, मोटे मोटे होंठ और छोटी सी प्लास्टिक की नाक। मगर हमदान को उनके चेहरों से ज़्यादा उनकी संगत में गुजारा गया कुछ वक्त चाहिए होता था, और जो उसे बहुत ही आसानी से मिल भी जाता था, क्योंकि हर लड़की अपने ऊपर अवेलेबल का टैग लगाकर उसके सामने आया करती थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़ी बड़ी दुकानों पर ब्रांडेड कपड़ों पर उनकी कीमत का टैग लगा होता है। हमदान भी अपनी पसंद का कोई लिबास चुनता, थोड़ी देर पहनता और फिर उतार कर फेंक देता और पलटकर कभी उस लड़की की तरफ नहीं देखता था, क्योंकि ये उसकी शान के खिलाफ था कि वो किसी लड़की के पास दूसरी बार जाए। कुछ लड़कियां तो उसके पीछे इतनी पागल होती थीं कि जब हमदान उन्हें भाव नहीं देता तो वो अपनी नसें तक काट लेती थीं, और उसे ऐसी लड़कियां बिल्कुल जहर लगती थीं।
उसकी बला से वो जहर खाएं या फंदे से लटक जाएं, उसे कोई परवाह नहीं थी। शादी के नाम पर वो हमेशा से ही भागता था, क्योंकि उसे एक ही औरत के साथ सारी उम्र बिताना बिल्कुल भी गवारा नहीं था। इसीलिए वो शादी के जिक्र को हमेशा गोल कर देता था। शगुफ्ता बेगम अक्सर ही उसे जोर डालती और इस बार तो उन्होंने ठान लिया था कि हमदान की शादी करवा कर ही दम लेंगी, मगर वो उनके हाथ नहीं आ रहा था। अपनी गाड़ी एक होटल के सामने रोकी, क्योंकि वहाँ उसके दूसरे आवारा दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें मिलकर आगे निकलना था। फुरकान ने उसे दूर से ही देखकर हाथ हिलाया तो वो उसकी ओर बढ़ा। कुंवारे होकर भी इतने लेट निकले हो घर से यार? मैं तो चलो बीबी वाला हूँ, मगर तुम्हें किस चीज़ ने रोक रखा था घर पर? उसने देर से आने की वजह पूछी। अल्लाह बचाए इस बीबी नाम की आफत से, मैं कुंवारा ही अच्छा हूँ। हमदान ने भी नाक से मक्खी उड़ाई। अब अच्छा सा डिनर करके फिर निकलते हैं। वो दूसरे दोस्तों से हाथ मिलाता अपनी कुर्सी खींचकर बैठ गया। हमदान के सारे दोस्त ही हाई प्रोफाइल थे, कोई बिजनेसमैन का बेटा तो कोई बड़े जमींदार का। उनमें से फुरकान और जिब्रान की हाल ही में शादी हो चुकी थी। बाजिल और हमदान अभी कुंवारे थे। बाजिल शाह की मंगनी अपनी यूनिवर्सिटी की फेलो अनिका से हो चुकी थी, जो उसके पास बेहद चिपक कर बैठी हुई थी। वो बड़े ही प्यार से बाजिल के मुंह में पास्ता डाल रही थी और बाजिल उस पर बुरी तरह फिदा हुआ जा रहा था। हमदान ने उन्हें देखकर बुरा सा मुंह बनाया। उसे ये नखरे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। यार तुम क्यों जल रहे हो इन लव बर्ड्स को देखकर? चलो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं कि तुम्हारी भी किसी से मंगनी हो जाए। फुरकान ने उसे छेड़ा तो हमदान ने उसे गुस्से से घूरा। शट अप, आई एम जस्ट फेड अप विद दिस नॉनसेंस। वो शगुफ्ता बेगम की चेतावनी का गुस्सा उस पर निकालते हुए गुस्से से बोला। मेरी जान, ये नॉनसेंस नहीं, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, चाहे लव मैरिज करो या फिर अरेंज, क्योंकि आंटी ज़्यादा दिन तक तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगी और ना ही तुम्हें कुंवारा रखेंगी। वो उसके गुस्से का बुरा माने बिना जल्दी से उसे चिढ़ाने लगा। वैसे कितना अच्छा होना कि तुम्हारे कश्मीर के सफ़र में हमारे मिस्टर अकड़ू हमदान को किसी से मोहब्बत हो जाए। अनिका जोश से बोली तो बाजिल का निभाला मुंह में अटक गया। ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में मुमकिन है मिस अनिका। हमदान उसे देखकर गंभीरता से बोला। अगर मेरे सर पर चोट लग जाए या फिर मैं बहक जाऊं तो शायद किसी लड़की की जुल्फों में दिल अटक जाए मेरा, मगर ना तो मैं बहकता हूं और ना ही मेरे सर पर चोट लगेगी, क्योंकि मैं कभी भी पीकर ड्राइविंग नहीं करता। वो उसी गंभीरता से बोला तो सब जोर जोर से हंस पड़े। वैसे मोहब्बत भी दिमाग का खलल होती है, जो कभी भी किसी के भी दिमाग में आ सकती है, सो डोंट बी कॉन्फिडेंट। अब भी सब वहाँ से उठ चुके थे। सबसे पहले उन्हें पटनी टॉप जाना था, वहाँ रुककर अगले दिन कश्मीर के लिए निकलना था। इतने दिनों बाद वे सब इकट्ठा हुए थे, इसीलिए उन्होंने जमकर मस्ती करने का प्लान बनाया था। ओ फैजल, क्यों इतना डरती हो तुम? किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा यार, एंजॉय करो बस। हम थोड़ी देर घूम फिर कर होटल पहुंच जाएंगे, किसी को कुछ भी खबर नहीं होगी। शहला हैजल का हाथ थामे पटनी टॉप की सड़क पर एक साइड पर चल रही थी। मौसम बेहद ख़राब हो रहा था। बर्फीली हवाएं गर्म कपड़ों के अंदर तक घुस रही थीं और उनके मुंह से भाप निकल रही थी। हैजल ने अपना हिजाब फिर से ठीक किया, जो बार बार उतर रहा था। उसकी पिन कहीं खो गई थी। उसने नकाब उतार रखा था, मगर हिजाब से चेहरे को चारों ओर एक गोला सा बनाया हुआ था। उसका सफ़ेद नाजुक चेहरा चमक रहा था। छोटी सी नाक ठंड से लाल पड़ गई थी और गाल अनार जैसे हो रहे थे। सड़क सुनसान थी, इसलिए उसने नकाब उतार दिया था। रात के 11 बजे वो दोनों अपने होटल के करीब सड़क पर टहल रही थीं। ये उनका 4 दिन का स्टडी टूर था। अगली सुबह उन्हें वापस लौटना था। हैजल बहुत ही मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती थी, जहाँ पर्दे का बहुत ख़ास ध्यान रखा जाता था। वो ख़ानदान की अकेली लड़की थी जिसे यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त मिली थी, और स्टडी टूर के लिए ये उसका पहला पटनी टॉप का सफ़र था। उसे दुनिया घूमने और खूबसूरत नज़ारे देखने का बहुत शौक़ था, मगर हवेली के माहौल की सख्ती की वजह से वो कभी बाहर नहीं निकल पाती थी। वो सनाउल्लाह शाह की सबसे छोटी बेटी थी, जो हैदराबाद के करीब एक गांव के सरदार थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, मगर माहौल बहुत सख्त था। हैजल बहुत ही होनहार थी, इसी वजह से सनाउल्लाह शाह ने उसे पढ़ने की अनुमति दे रखी थी, और वो अपने ख्यालों में गुम थी कि अचानक सामने से आती गाड़ी से टकराते टकराते बची। शहला ने तुरंत हैजल का हाथ पकड़कर उसे साइड में खींच लिया, वरना यकीनन हैजल की टक्कर हो जाती। तुम ठीक हो? शैला ने हैजल के उड़े चेहरे को देखते हुए पूछा। हैजल ने सिर हिलाकर हामी भरी और तुरंत नकाब का पल्लू चेहरे पर डाल लिया,
ताकि कोई उसका चेहरा न देख सके। हमदान शिराजी जो गाड़ी चला रहा था गुस्से से बाहर निकला। तुम लोग अंधी हो क्या? देखकर नहीं चल सकती? वो गाड़ी से निकलते ही बरस पड़ा। फुरकान, जिब्रान और बाजिल के साथ अनिका भी गाड़ी से बाहर आ गई, क्योंकि ये हमदान की आदत थी। उसे ड्राइविंग बहुत गंभीरता से करने की आदत थी। वो कभी भी ड्राइविंग में रिस्क नहीं लेता था, और अगर वो लड़की उसकी गाड़ी के सामने आ जाती तो जरूर बहुत बड़ा हादसा हो जाता। वो गुस्से से हेजल को घूर रहा था, जिसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं। जैसे ही हेजल उसकी तरफ पलटी, हमदान वहीं सन रह गया। खूबसूरत सलेटी आंखें, उन आंखों में पूरा मशरिक का हुस्न छिपा हुआ था। हमदान जो कुछ कहने वाला था एकदम खामोश हो गया। उसके होठों से लफ्ज़ निकलने से इनकार कर गए। अपनी जुबान संभाल कर बात करो मिस्टर। और तुम देखो, तुम ही गलत साइड से गाड़ी चला रहे थे। वो भी हेजल थी, अपने नाम की एक। उसे भी गुस्सा आया और वो हमदान शिराजी के सामने आकर खड़ी हो गई। चलो हमदान, बहस मत करो। फुरकान ने उसे शांत रहने का इशारा किया, लेकिन जिब्रान को शरारत सूझ रही थी। वो धीरे से बाजिल के कान के पास झुककर बोला, वैसे ये पहली लड़की है जिसने हमारे हमदान से बदतमीजी की है। उसकी गौहर फशानी हमदान ने सुन ली थी। उसने गुस्से से सबको घूरा और सब लोग चुप हो गए। एक तो आधी रात को तुम लोग सड़क पर ठहर रहे हो और ऊपर से एक्सीडेंट होते होते बचा, फिर भी मुझे गलत कह रही हो। वो एक बार फिर गुस्से से चिल्लाया। हेजल 2 कदम आगे बढ़ी और सख्ती से हमदान की आंखों में झांका। पहले जाकर खुद गाड़ी चलाने की एथिक्स सीख कर आओ, फिर आकर हमसे बात करना, उसने भी गुस्से में कहा। और हमदान को और भी ज़्यादा आक्रोश आ गया। नहीं, क्या मतलब? तुम हमें बातें सुना रही हो? तुम लोगों को खुद सड़क पर चलने की तमीज़ नहीं। जहाँ अमीर शख्स दिखाई नहीं दिया वहाँ तुम लोगों की नीयत ख़राब हो जाती है और जल्दी से उस अमीर शख्स को पटाने लगती हो, उसने गुस्से से कहा। और हेजल ने उसे अफसोस भरी नज़र से देखा। मैं तुम जैसी 3rd क्लास लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसकी आवाज़ से आग निकल रही थी। हेजल में अब और सहनशीलता नहीं रही थी। अचानक ही उसका हाथ उठा और उसने हमदान के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। वो खुद असमंजस में थी कि उसने ऐसा कैसे कर दिया। खबरदार, खबरदार, अगर आज के बाद ऐसी बकवास की तो तुम जैसे अमीर बिगड़े रईसजादे हर गली मोहल्ले पर मिलते हो। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आधी रातों में बाहर निकल जाते हो, पर तुम लोगों को गाड़ी चलाने की तमीज़ भी नहीं होती। हेजल का चेहरा गुस्से से लाल था और हमदान का चेहरा शर्म और अपमान से लाल हो गया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो दांत पीस कर गरजा। मैं तुम जैसे लोगों से नहीं डरती। चलो शैला। वो कड़े स्वर में एक एक शब्द चबाते हुए शैला का हाथ पकड़कर होटल की ओर चल पड़ी। जिंदगी में पहली बार किसी ने हमदान को इतनी बुरी तरह इग्नोर किया था और उस पर उसकी इतनी बुरी इंसल्ट भी की और थप्पड़ भी मार दिया। वो असमंजस, हैरान और बुरी तरह परेशान था। लड़कियां उसका हुस्न देखकर पिघल जाया करती थीं, पर अब उसे इग्नोर किया जा चुका था। उसने मुट्ठियां बांधकर खुद को संभाला। अनिका और वाजिल पास आकर खड़े हुए और दुख से सिर हिलाने लगे। जिंदगी में पहली बार किसी ने हमदान से ऐसे बात की है। बहुत अफसोस की बात है कि कोई लड़की तुम्हें थप्पड़ मारकर चली गई और तुम बस देखते रहे। वे ऐसे बोले मानो जले पर नमक छिड़क रहे हों। बकवास बंद करो, हमदान गुस्से से वाजिल को घूर कर बोला। अनिका तुरंत बात को संभालने लगी। सब जानते थे अगर हमदान गुस्सा कर दे तो फिर कोई भी उसका गुस्सा काबू नहीं करवा सकता था। जिब्रान की आंखों में चमकती शरारत थी। अच्छा जी, अगर बात ऐसी है तो फिर उस लड़की को पटाकर दिखाओ। वैसे सच में पहली बार हमदान को इग्नोर किया गया है, और तो और उसने तुम्हें थप्पड़ भी मारा। किसी लड़की के द्वारा तुम्हें इग्नोर किए जाना हमको हजम नहीं हो रहा। वो और बाजिल हाथ थपथपाकर हंसे। अनिका भी उनकी बात पर हंस पड़ी थी, पर फुरकान उन सबके बीच खामोश था। मुझे लगता है कि अब हम लोगों को चलना चाहिए। हम फिजूल में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। उसने माहौल के तनाव को कम करने के लिए सबको इस मुद्दे से हटाया था। बिल्कुल, जिब्रान ठीक कह रहा है। आओ यार, उस लड़की को पटाकर तो दिखाओ। देखा था किस तरह उसने नकाब कर रखा था। जिंदगी में पहली बार मैंने इतनी पर्दा करने वाली लड़की को देखा है। बाजिल ने भी जिब्रान की हाँ में हाँ मिलाई। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग कि मुझे हमदान शिराजी को किसी लड़की ने बातें सुना दी और थप्पड़ रसीद कर दिया? तो तुम देखना अब उस लड़की का मैं क्या हाल करूँगा। अचानक ही गुस्से में आ गया था हमदान। जिंदगी में पहली बार ऐसा मामला हुआ था कि किसी लड़की ने हमदान को टक्कर दी थी, वरना आज तक जो भी मिली वे सारी हमदान पर दिलो जान से फिदा हो जाती थीं। लेकिन ये लड़की कुछ अलग थी। वो अपना गुस्सा बर्दाश्त कर रहा था तो फुरकान ड्राइविंग सीट पर बैठ गया।
चलो तुम बैठो, मैं गाड़ी चलाता हूँ। वो जानता था जब वो गुस्से में होता था तो फिर गाड़ी तेज चलाता है, और हमदान सिर्फ एक चीज़ से फीलिंग्स रखता था, और वो था गाड़ी चलाना। वो गाड़ी चलाने में काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहता था। वे सब गाड़ी में बैठे, उनकी गाड़ी उनके पेंट हाउस की तरफ जा रही थी। यहाँ पटनी टॉप में उनका अपना पेंट हाउस था, इसलिए वे जब भी यहाँ आते थे तो उसी पेंट हाउस में रुकते थे। पेंट हाउस में आने के बाद वे तीनों अपने अपने कमरों में जा चुके थे, लेकिन फुरकान सिर्फ हमदान के चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। वो गुस्से से लॉन्च के चक्कर पर चक्कर काट रहा था। रात काफ़ी हो रही है हमदान, मेरे ख्याल से तुम्हें आराम करना चाहिए। फुरकान ने उसे कंधे पर हाथ रखा। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई फुरकान? उसने मेरी इंसल्ट कैसे की, और उसने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? वो जैसे उसी बात पर अटक गया था। फुरकान ने अफसोस से नाम में सर हिलाया। यार छोड़ो, एक छोटी सी बात थी, तुम इसे सिर पर सवार मत करो। वो जैसे हमदान को इस सारे मामले में पड़ने से रोकना चाहता था, लेकिन हमदान ने उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए नाम में सिर हिलाया। हरगिज नहीं, उसने मेरी हमदान शिराजी की इंसल्ट की है, और किसी को इसका हक नहीं। मुझे उस लड़की से बदला लेना है, और ऐसा बदला लूँगा कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगी। वो सख्ती से कहते हुए आधी रात को ही पेंट हाउस से बाहर निकल गया, और फुरकान बस नाम में सर हिलाते उसे देखता रह गया। वो दोनों डरते डरते होटल में दाखिल हुई थीं कि कहीं किसी क्लास फेलो ने उन्हें देख न लिया हो, पर शुक्र था किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो दोनों कमरे में दाखिल हुईं। शैला ने देखा कि हेजल का मूड काफ़ी ख़राब था। तुम ठीक हो हेजल? उसने हेजल से पूछा। हेजल ने हाँ में सर हिलाया। मुझे क्या होना है? वो अपना हिजाब खोलते हुए बोली। बस वो गाड़ी वाले ने बदतमीजी कर दी, तो मुझे लगा तुम इस बात पर अपसेट हो। शैला ने डरते हुए बात की सफाई दी। उसकी बात सुनते ही हेजल ने हैरानी से शैला को देखा। भला मुझे क्या समस्या होगी कि मैं उसके बारे में सोचूं? रात गई बात गई। ऐसे बदतमीज गाड़ी चलाने वाले अमीर रईसजादे हर मोड़ पर मिलते हैं। चलो जल्दी करो, सो जाओ, इससे पहले कि किसी को पता चले कि हम लोग बाहर गए थे। शैला ने भी जल्दी से बात बदल दी, तो हेजल ने भी हाँ में सर हिलाया। वो दोनों अपनी अपनी साइड बेड पर जाकर लेट गई थीं। लेकिन जैसे ही हेजल ने आंखें बंद की, उसकी बंद आंखों के पर्दे पर हमदान शिराजी का चेहरा जगमगा उठा था। उसके चेहरे पर कितना गुस्सा था। कुछ तो था जिसने हेजल को परेशान कर दिया था। जब हेजल ने उसे थप्पड़ मारा तो उसकी आंखों में कैसे आग लग गई थी। वो सारे बुरे ख्याल झटकती हुई आंखें बंद करके सो गई। फिर उसी होटल के पास वो आया था, और अब वो वहाँ रुककर उन लड़कियों के बारे में पता करवा रहा था। उसे अच्छी तरह याद था कि हेजल ने जाते समय अपने साथ वाली लड़की का नाम शैला बताया था। शैला उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, ये तो उसे आइडिया हो गया था। रिसेप्शनिस्ट भी हैरान थी। आप उनके बारे में क्यों जानना चाहते हैं? उसने संजीदगी से हमदान को सिर से पैर तक देखते पूछा। तो हमदान ने बिना कुछ कहे अपने वॉलेट से कुछ 1000 के नोट उसकी मेज पर रख दिए। इम्पोर्टेंट है। वो जैसे उसे रिश्वत दे रहा था और थोड़ा बहुत उसके साथ फ्लर्ट भी कर रहा था। तो रिसेप्शनिस्ट ने फ़ौरन उसकी सारी हिस्ट्री उसे बता दी। वो लोग हैदराबाद यूनिवर्सिटी से आए हैं, यहाँ अपने किसी रिसर्च वर्क के लिए स्टडी टूर पर आए हैं। वे अपने ग्रुप के साथ ही हैं। उसके अलावा उस लड़की का नाम क्या है? वो उसी गंभीरता से दोबारा पूछ रहा था। हैजल शाह। और वो लोग वापस कब जाएंगे? उसने अगला सवाल पूछा। कल शाम को उनकी सारी गाड़ियाँ यहाँ से निकल जाएंगी। वो हाँ में सर हिलाता हुआ होटल से बाहर निकल आया। उसने एक नज़र उस होटल की इमारत पर डाली, फिर आंखों ही आंखों में ऐसा लगा जैसे वो हेजल को देख रहा हो। काफ़ी अकड़ है ना तुम्हें? तुमने अच्छा नहीं किया। हमदान शिराजी की इंसल्ट करने का किसी को हक नहीं था। तुमने मेरी इंसल्ट की है और ख़ुद के लिए मुसीबत चुनी है। अब मैं तुम्हारी अकड़ ऐसे निकालूंगा कि तुम देखती रह जाओगी, पर कुछ कर नहीं पाओगी। वो आंखों में बदले की आग लिए बड़बड़ाता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा और अपनी गाड़ी पेंट हाउस के रास्ते पर मोड़ दी। अगला दिन शुरू हो चुका था। वो सब पेंट हाउस से बाहर निकल आए थे। मुझे लगता है कि अब हम लोगों को कश्मीर के लिए निकल जाना चाहिए। फुरकान की बात पर हमदान ने नाम में सर हिलाया। तुम लोग निकलो, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है, मुझे वो करना है। सबने हैरानी से हमदान को देखा था। वो कभी किसी ट्रिप पर आने से इनकार नहीं करता था, तो आज से क्या हुआ? लेकिन यार हम तो साथ जा रहे थे ना? जिब्रान ने फ़ौरन हमदान को टोका। फिक्र मत करो, हम लोग साथ ही चलेंगे। फ़िलहाल तुम लोग अभी जाओ, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। वो अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। फुरकान ने उसके कंधे से पकड़ा। तुम क्या करने की सोच रहे हो हमदान? वो जैसे उसे बहुत अच्छे से जानता था। फुरकान की तरह बाजिल और जिब्रान भी हैरान होकर उसे देखने लगे।
अनिका भी उसे टकटकी लगाकर देख रही थी। बस उस लड़की को सबक सिखाना है जिसने हमदान शिराजी की इंसल्ट करने की कोशिश की। हमदान की बात सुनते ही तीनों की आंखों में चमक आ गई। वाह यार, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा भाई, छोड़ो कश्मीर, यहाँ रहकर यही देखेंगे। अनिका भी फौरन मान गई। वाजिल ने उसे घूरा। फुरकान ने सर ना में हिलाया। वो लड़की काफ़ी शरीफ लगती है। मत करो ये सब। वो जैसे उसे मना रहा था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उस लड़की की अकड़ तोड़ना ही मेरा मकसद है। वो सख्ती से अपना हाथ छुड़ाकर कह गया। वाह यार, अब आएगा मज़ा। चलो, कश्मीर जाने से ज़्यादा अच्छी एंटरटेनमेंट मिल गई। जिब्रान मुस्कुराकर बाजिल के हाथ पर हाथ मारते हुए हंसा। उन लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनके एक तमाशे से किसी लड़की की इज्जत पर दाग आ सकता है। उन लोगों को बस अपनी एंटरटेनमेंट जारी रखनी थी। यार, तुम लोग यहाँ पर हंस रहे हो, रोको उसे। फुरकान ने उन लोगों को चेताया और तीनों ने सर नामे हिलाकर उसे खामोश करवा दिया। यार छोड़ो ना, इतना अच्छा सीन देखने को कहाँ मिलेगा कि हमदान एक लड़की को पटाने जा रहा है। बाजिल ने आंख मटकाते हुए ठाका लगाया तो वो सब हंस पड़े, लेकिन फरकान को कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। ये दोपहर के बाद का वक्त था। यार जल्दी चलो, घर वालों के लिए कुछ लेकर चलते हैं। शहला ने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे होटल के साथ वाली मार्केट में ला खींचा। यार, अगर पता चल गया ना किसी को कि हम दोनों एक बार फिर होटल से बाहर आए हैं तो बहुत बुरा होगा। हेजल ने उसे हकीकत का आईना दिखाना चाहा। यार, एक तो तुम बहुत ज़्यादा डरती हो, कोई भी बात हो तुम्हारा डर पहले होता है। वो जैसे सख्त बदमजा हुई थी। हेजल उसे आंखें दिखाती रही। चलो जल्दी से जो लेना हो वो ले लो। हेजल ने उसकी बात अनसुनी कर दी और शहला ने हाँ में सिर हिलाया। फिर वो घर वालों के लिए कुछ गिफ्ट देखने लगी। इतने में हेजल का फ़ोन बजा। अरे, बाबा साईं का फ़ोन आ रहा है। मेरी बात सुनो, जो लेना है जल्दी से ले लो। वो एक साइड कॉर्नर पर जाकर खड़ी हो गई। शहला भी चीज़ें लेने में बिजी हो गई और दूर खड़ा हमदान शिराजी दोनों को देख रहा था। तो शिकार हाथ आ चुका है। वो मुस्कुराया। आंखों में बदला लेने की चमक थी, जैसे सब कुछ तबाह कर देने की आग हो जो अपने अंदर सुलगाए बैठा था। वो कदम कदम चलते हेजल के पास आया। जी बाबा साईं, इंशाअल्लाह कल सुबह पहुंच जाएंगे। हेजल की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। शहला शॉपिंग करते हुए कुछ आगे निकल गई थी और यही मौका था। हमदान ने बिना हेजल को खबर हुए अपनी जेब से बेहोश करने वाला स्प्रे की बोतल निकाला और जैसे ही हेजल ने मोबाइल वापस बैग में रखा, पीछे पलटी, उससे पहले ही हमदान ने उसके चेहरे पर स्प्रे कर दिया। उसकी आंखों के सामने एक पल में ही अंधेरा छा गया और वो होशो हवास से बेगाना हो गई। जमीन पर गिरने ही वाली थी कि हमदान ने फौरन उसे पकड़ लिया। वो काफ़ी सुनसान कोना था, इसलिए किसी की भी नज़र उन लोगों पर नहीं पड़ी। वैसे भी स्ट्रीट मार्केट थी और लोग आसपास क्या चल रहा है इस बात पर कम ही ध्यान देते थे। वो बहुत चुपचाप उसे अपनी गाड़ी तक लाया, उसे सीट पर बिठाकर फ्रंट सीट पर आ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। बहुत शौक था ना मेरी इंसल्ट करने का। अब तुम्हें बताऊंगा कि हमदान शिराजी क्या चीज़ है। आंखों में बदले की आग लिए वो फिर गुस्से से गरजा और वो बेहोश उसके पास फ्रंट सीट पर पड़ी रही। वो उसे लेकर सीधे अपने पेंट हाउस में आया था। उसके बेहोश शरीर को अपनी बाहों में भरते वो सीधे उसे अपने बेडरूम में लेकर आया था। बेडरूम में लिटाने के बाद वो कमरे से बाहर आया। वो चारों उसे ही देख रहे थे सिवाय फुरकान के। वो तीनों काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। अरे वाह यार, तुमने तो असली मर्द वाली बात कर दी। वैसे इस लड़की के साथ क्या करने का इरादा है? जिब्रान की आंखों में एक खास चमक थी। उसकी बात पर हमदान ने उसे गुस्से से घूरा। हमदान ने कभी भी किसी भी लड़की को उसकी इजाज़त के बिना हाथ नहीं लगाया था। फिक्र मत करो, बदला तो मैं लूँगा, मगर उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो 2 दिन तक यहीं रहेगी। अगर वो 2 दिन से पहले यहाँ से बाहर निकली तो मैं तुम लोगों को इस दुनिया से बाहर निकाल फेंकूंगा। जब 2 दिन के बाद वो अपने घर वापस जाएगी तो सबको यकीन दिलाएगी कि उसे किसी ने अगवा कर लिया था, लेकिन फिर भी वो बेगुनाह है, बिल्कुल ठीक है, किसी ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पर फिर भी कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा और तब मेरा बदला पूरा हो जाएगा। उसने हमदान शिराजी के चेहरे पर थप्पड़ मारकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। वो इस बात पर जल उठा था कि उसे एक मामूली सी सड़क पर चलती लड़की ने थप्पड़ मार दिया। जिब्रान ने जैसे उसकी बात सुनकर बुरा सा मुंह बनाया। यार, ये क्या बात हुई? अगर उसे ले ही आए हो तो कुछ वक्त तो निकाल कर रहने दो उस लड़की के साथ। इस पर हमदान ने तेजी से चेहरा मोड़कर उसे देखा था। उसकी आंखों की लाली इतनी तेज थी कि एक पल के लिए जिब्रान कांप गया।
तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ है या नहीं? अगर इतनी ही आग लगी हुई है तो जाओ, जाकर घर जाओ, जाओ अपनी बीवी के पास वक्त बिताओ। वो सख्ती से उसे घूरते हुए बोला, और ख़बरदार, अगर तुम लोगों में से कोई भी उसके करीब गया तो बहुत बुरा अंजाम होगा। इतना कहते ही वो पेंट हाउस से बाहर निकल गया और बाकी सब वहीं बैठ गए। फुरकान को हमदान शिराजी की ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। ये उनकी ज़िंदगी का पहला ऐसा वाक़या था, जबकि बाजिल, जिब्रान और अनिका तो इसे एडवेंचर ही समझ रहे थे। उनके लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं था। शैला जैसे ही सारी शॉपिंग करके बाहर आई तो दूर दूर तक कहीं भी हेजल नहीं थी। वो एकदम से परेशान हो गई। हेजल कहाँ गई? वो एकदम से घबराई। उसने फ़ौरन हेजल के मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन हेजल फ़ोन नहीं उठा रही थी, बस बेल जा रही थी। उफ, कहाँ चली गई हेजल? वो बेचैनी से घूमती रही। हो सकता है वो वापस होटल चली गई हो। वैसे भी होटल यहाँ से पास ही तो है। शायद उसके मोबाइल की बैटरी लो हो गई होगी। खुद को तसल्ली देती उसने सारी मार्केट में हेजल को ढूंढा और फिर थक हार कर वो वापस होटल आ गई। लेकिन होटल पहुंचते ही उसके सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा जब उसे पता चला कि हेजल 2 घंटे से गायब है। सब उसके सामने खड़े थे और पूछ रहे थे, हेजल कहाँ है? वो यहीं तो थी ना? हाँ, वो यहीं थी, हम दोनों वॉक पर गए थे। मुझे फ़ोन आ गया तो मैं कॉल सुनने लगी। जब मैंने पीछे देखा तो वो गायब थी। मुझे लगा शायद लौट आई हो। शैला ने जल्दी से एक बेढंगी सी कहानी बनाई थी। हालांकि वो खुद भी हेजल के गायब होने से बुरी तरह घबरा चुकी थी। पूरा ग्रुप परेशान हो गया था, सब उसे गुस्से से घूर रहे थे। जब तुम लोगों से कहा था कि कहीं नहीं जाना, फिर क्यों गई थी? उनकी मैडम सामने खड़ी गरज रही थी और शहला बेबसी से सिर झुकाए खड़ी थी। उन्होंने शायद हेजल के मोबाइल पर 100-200 बार कॉल किया होगा, मगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया था। कुछ देर के बाद उसका मोबाइल पूरी तरह बंद हो गया था। रात उतर आई थी। वो लोग हर जगह हेजल को ढूंढ रहे थे, लेकिन हेजल कहीं नहीं मिल रही थी। आखिरकार अफसोस के साथ उन्हें वापस लौटना पड़ा। सबसे पहले उन्हें हेजल के वालिद को ये बताना पड़ा कि हेजल लापता हो गई है, और जैसे ही ये बात सनाउल्लाह शाह को पता चली, हवेली में एक कोहराम मच गया था। हवेली के सारे मर्द हेजल के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। हमने तो कहा था ना कि बेटी को मत पढ़ाओ। ये जो बेटियां ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं ना, फिर यही सर चढ़कर बोलती हैं। रजिया फूफी ने जिस घमंड से कहा था, सब उन्हें देखते रह गए, मगर नजमा बेगम के तो हाथ पांव फूल रहे थे। उनकी बेटी गायब हुई थी। आप रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाते? उन्होंने दुख और तकलीफ से सनाउल्लाह शाह से विनती की। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? खबरदार, अगर ये बात हवेली से बाहर गई कि हमारी हवेली की कोई बेटी हवेली से गायब हो गई है, हमारी इज्जत है क्या? हम अपनी इज्जत को पुलिस स्टेशन में घसीटेंगे। सनाउल्लाह ने सख्ती से अपनी बीवी को समझाया और वो चुप होकर रह गई। वो ऐसे सरदार थे जिनके लिए उनकी इज्जत सबसे ऊपर थी। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को किसी अजनबी बेडरूम में पाया। वो हैरान और परेशान थी कि वो कहाँ आ गई थी। तुरंत उठकर बैठी और इधर उधर देखने लगी। उसकी नज़र कमरे में मौजूद खिड़की पर पड़ी, जहाँ रात की तारीकी हर तरफ फैली हुई थी। उसे याद आया कि वो 3 बजे बाबा से बात कर रही थी और अब तो रात के 8 या 9 बज चुके थे, यानी वो कई घंटों से बेहोश थी। वो एकदम घबराकर तुरंत उठी और कमरे के दरवाजे तक आई और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। कोई है? वो अब भी बुरके में थी, नकाब और हिजाब में। उसने अपना मोबाइल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हैरत की बात थी कि उसका पर्स तक गायब था, क्योंकि उसका पर्स हमदान शिराजी के पास था और उसने उसका मोबाइल बंद करके अपनी गाड़ी में ही रख दिया था। कोई है? वो लगातार दरवाज़ा खटखटा रही थी। बाहर वो सब खाना खा रहे थे, तभी अचानक सब चौंक गए। इससे पहले कि बाजिल उठकर दरवाज़ा खोलने जाता, हमदान की सख्त नज़रों ने उसे इसी तरह चेतावनी दी कि वो वहीं बैठ गया। लेकिन वो दरवाज़ा पीटते हुए लगातार पुकारती रही। जब उसकी आवाज़ बंद नहीं हुई तो फुरकान ने हमदान को गुस्से से देखा। तुम्हें उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? जाओ, जाकर सुनो वो क्या कह रही है, उसने सख्ती से कहा। हमदान बुरा सा मुंह बनाते हुए उठा, अपने कमरे के दरवाजे में चाबी डाली, दरवाज़ा खोला और अंदर आया। दरवाज़ा खुलते ही हेजल फ़ौरन पीछे हट गई, लेकिन सामने हमदान शिराजी को देखकर उसके सिर पर जैसे आसमान टूटा था। ये क्या बदतमीजी है? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें जरा भी तमीज़ नहीं? वो एक बार फिर गुस्से के मारे फट पड़ी थी। इससे पहले कि हेजल सबको बाहर देखकर मदद के लिए चिल्लाती, हेजल ने हमदान शिराजी ने तुरंत दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद होते ही हेजल का दिल उछलकर गले में आ गया। ये क्या कर रहे हो? वो एकदम से डर गई। तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना? क्या कहा था तुमने
कि मुझ जैसे अमीर बिगड़े रईस जादों को बात करने की तमीज नहीं। सड़क पर चलती हर लड़की को अपनी जायदाद समझ लेते हैं। तो बस मैंने तुम्हारी बातें सच साबित करने के लिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। कैसा लगा उसका ये कहना और फिर उसका ये खूबसूरत कमरा। हमदान की आंखों में एक साफ चुनौती थी, होठों पर तंज भरी मुस्कान, जैसे कह रहा हो देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या तुम अपने दिमाग से थोड़े खाली हो? तुम इंसान हो या कोई पागल हो? एक छोटी सी बात की वजह से तुमने मुझे यहाँ लेकर आ गए। क्या तुम जानते भी हो कि तुम्हारी यह हरकत मुझे कितनी जलालत में पहुँचाएगी? वो चीखी थी। हमदान के होठों पर तंज भरी मुस्कान और भी गहराई से छा गई। तुम्हारे लिए ये छोटी सी हरकत होगी, तुम्हारे लिए ये मामूली बात होगी, लेकिन मेरे लिए मेरे माँ बाप ने आज तक मुझ पर थप्पड़ नहीं मारा, तो ये बहुत बड़ी बात है। और तुमने हमदान शिराजी के चेहरे पर थप्पड़ मारकर मेरी बेइज्जती कर दी। अब तुम्हें ज़िंदगी ऐसा थप्पड़ देगी कि तुम उसे याद रखोगी। बड़ी अकड़ है ना तुम्हें, मैं तुम्हारी अकड़ ऐसे तोड़ूंगा। बोंगलियों को चुटकी बजाकर एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो डरते हुए एक कदम पीछे लेने लगी। दूर रहकर बात करो, वो एकदम डर कर बोली। क्यों, क्या हुआ? डर लग रहा है? तुमने तो कहा था तुम किसी से नहीं डरती। हमदान की आंखों में शैतानी मुस्कान थी, लेकिन हेजल डर कर काँप रही थी। बंद कमरा, एक अनजान आदमी और वो भी बेहद बदतमीज। देखो, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, ठीक है, मैं गुस्से में आ गई थी, तुम्हारी बातों ने गुस्सा दिला दिया था। फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। अगर मेरे माँ बाप को पता चला कि मैं गायब हो गई हूँ तो वो मेरी जान ले लेंगे। वो जानती थी कि उसका ख़ानदान कितना सख्त है, जहाँ बेटियों की गलतियाँ माफ़ नहीं की जाती, तो फिर गुनहगार होने पर उसे कैसे माफ़ी मिल पाएगी। हमदान की हंसी कमरे में गूंजने लगी। तुम क्या सोचती हो, तुम्हें छोड़ने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ? पूरे 48 घंटे तक तुम इसी कमरे में बंद रहोगी। फिक्र मत करो, तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। लेकिन तुम ये कैसे साबित करोगी कि पूरे 2 दिन तक तुम पूरी तरह सेफ रहीं? जब तुम वापस अपने घर जाओगी तो वहाँ तुम्हारी सारी अकड़ टूट जाएगी, जब कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन ही नहीं करेगा। हमदान शिराजी की आंखों में गुस्सा था और हेजल की आंखों में बेबसी। किस तरह के आदमी हो तुम? आदमी तो औरतों की हिफाजत करते हैं, और तुमने किसी औरत से उसका साया छीन लिया। वो जैसे हक्का बक्का थी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो अब और हमदान की शक्ल देखना नहीं चाहती थी। इससे हमदान का गुस्सा और भी भड़क उठा। ये तुम्हारा नहीं, मेरा कमरा है, मेरा घर है, और तुम मुझे यहाँ से भगा नहीं सकती। वो फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। हेजल डरकर तुरंत बिस्तर के किनारे से सिमट गई। खुदा से डरो, खुदा तुम्हें ऐसी मार मारेगा कि तुम याद रखोगे। वो बस इतना कह गई और वो एकदम से चुप हो गई। हमदान बिना कुछ कहे कमरे से निकल गया। फिलहाल उसे उस लड़की से और बहस नहीं करनी थी। जब वो बाहर आया तो बाकी लोग खाना खा रहे थे। तुम लोग अभी इसी समय कश्मीर के लिए निकल जाओगे, उसने सख्ती से हुक्म सुनाया। लेकिन ऐसे कैसे? फुरकान ने विरोध किया। क्या मतलब? हम लोग तो घर से कश्मीर घूमने के लिए आए थे ना, सिर्फ एक रात का स्टे करना था। तुम लोगों ने कर दिया तो तुम लोग जाओ। मैं अगले 2 घंटों के भीतर तुम सबकी शक्लें यहाँ से गायब देखना चाहता हूँ। सख्ती से कहकर वो दूसरे कमरे में चला गया और वो सब बेबस एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। सब जानते थे कि अगर हमदान की बात न मानी तो वो उन पर गुस्से से फट पड़ेगा। इसीलिए सब 2 घंटे के बाद कश्मीर के लिए निकल गए थे। सारी रात वो कमरा बंद रहा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। किस मुसीबत में फंस गई थी वो। ना तो उसके पास मोबाइल था, ना किसी से संपर्क कर सकती थी। दूसरी तरफ हवेली में जब पूरे 12 घंटे गुजर जाने के बाद भी उन्हें हेजल की कोई खबर न मिली तो सनाउल्लाह शाह ने साफ कह दिया, आज से हवेली में कोई भी हेजल का नाम नहीं लेगा। वो लड़की हमारे परिवार की इज्जत तबाह करके भागी है। आज से हमारे लिए हेजल मर चुकी है। जो बेटी हमारे परिवार की इज्जत का ख्याल न रख सके वो हमारी बेटी हो ही नहीं सकती। वो हमारे लिए मर चुकी है। उनके कठोर शब्दों पर नजमा बेगम का मन डूबा था। अंदर से परेशान तो सनाउल्लाह खान भी थे। सोचते थे उनकी बेटी किस हाल में होगी, पर उस वक्त उन्हें कठोर सरदार बनना था। फूफो के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। बचपन से ही हेजल शाहजेब शाह की मंगेतर थी और बड़ों में तय हुआ था कि हेजल की शादी परिवार के सबसे बड़े सुपुत्र शाहजेब शाह से होगी। शाहजेब शाह सनाउल्लाह शाह के भतीजे थे, उनके छोटे भाई नसरुल्लाह शाह के बेटे। पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा तेज और हेजल का ही जिस्माता मेल था। दोनों जानते थे उनकी शादी होगी, पर एक दूसरे से कभी फ्री नहीं हो पाए थे और ना ही दोस्ती तक का मौका मिला। हेजल के गायब होने पर फुप्पो बहुत खुश थी, क्योंकि अब उनकी बेटी आमना हवेली की बहू बनने वाली थी।
इसलिए हेजल का गायब होना अब उनके सारे गमों का हल लगा। अगली सुबह हुई, कमरे का दरवाजा खुला। वो बिना हिजाब के बेड पर बैठी थी। दरवाजा खुलने की आहट पर उसने जल्दी से दुपट्टे का पल्लू चेहरे पर रखकर अपना चेहरा छिपा लिया। सारा पेंट हाउस खाली है, बाहर आकर खाना खा सकती हो, पर यहाँ से भागने की कोशिश करना नामुमकिन है, क्योंकि ये सारा पेंट हाउस मेरे अधीन है। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो खाना खा लो, वरना तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वो बाहर चला गया और इस बार दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। वो क्या करे क्या ना करे। कल पूरे पेट में उसके चूहे दौड़ते रहे, कम से कम वो भूखी तो नहीं रह सकती थी। सारी रात उसे नींद भी नहीं आई थी। उसे नहीं पता था कि हैदराबाद के उस गांव का क्या हाल होगा। उसके माँ बाप उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। क्या वो जिंदा सलामत अपने घर जाएगी या नहीं। लेकिन 2 घंटे तक जब बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आई, कोई हलचल नहीं हुई, तो वो कमरे से बाहर निकली। बाहर कोई भी नहीं था। सारा पेंट हाउस सन्नाटे में डूबा हुआ था। शायद हमदान कहीं बाहर गया था। वो किचन तक आई, धीरे से फ्रिज खोला। लगभग हर तरह के खाने का सामान फ्रिज में मौजूद था। अपने लिए कुछ बनाने का सोचते हुए उसने जल्दी से कंडा फ्राई किया और एक रोटी बनाई। वो यहाँ से गायब हो जाना चाहती थी। वो जल्दी जल्दी दोनों हाथों से काम कर रही थी और उसका हिजाब जल्दबाजी में ढीला हो गया था, नकाब भी उतर गया था। तभी जब वो सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया और किचन में खड़ी हैजल को देखा, हमदान शिराजी के होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट उभर आई। वो घूमकर उसके सामने आया। हैजल अपने सोचों में गुम थी। उसने हमदान शिराजी को महसूस नहीं किया, लेकिन हमदान शिराजी जैसे पत्थर का बन गया। जितना उसने सोचा था, वो लड़की उससे कहीं ज़्यादा हसीन थी। बिना किसी मेकअप के उसका धमकता चेहरा, उसकी सुंदर कांच जैसी हरी आंखें, दूधिया सफ़ेद रंग, गुलाबी गाल, लाल होती छोटी सी नाक और उसके गुलाबी या फिर लाल होंठ। वो अंदाज़ा न लगा सका। उसके चेहरे पर एक रोशनी सी चमक रही थी। उसके नक्श इतने नाजुक, इतने प्यारे थे कि हमदान ठिठक गया। उसकी गहरी काली घुमावदार पलकें, जिनकी हल्की सी कंपन ने हमदान को जैसे रोक दिया। उसने जिंदगी में पहली बार ऐसा हुस्न देखा था, इतना नैसर्गिक, इतना पाक। अब तक जितनी भी लड़कियों से वो मिला था, हर लड़की नकली सुंदरता से सजी लगती थी, लेकिन ऐसा हुस्न उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके हिजाब के घेरे में लिपटा उसका चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था। हमदान की नज़रें बस उसी पर टिकी हुई थीं। उस चेहरे पर मासूमियत थी, सुकून था। कितनी ही लड़कियां देखीं, कितनों के साथ वक्त गुजारा, लेकिन ऐसा सुकून, ऐसी खूबसूरती कभी महसूस नहीं की थी जैसी आज हेजल को देखकर हुई। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उसकी तरफ आया। हेजल पूरी तरह अपने काम में बिजी थी। अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी तो वो सीधी हुई और उसे बेयकीनी से हमदान को देखा। अगले ही पल उसने दुपट्टे का पल्लू पकड़कर चेहरा ढक लिया, तो जैसे हमदान को भी होश आया। अब क्या फ़ायदा, अब मैं तुम्हारा चेहरा देख चुका हूँ, उसने शरारत से कहा और फिर फ्रिज तक गया। पानी की बोतल निकाली और वहीं खड़े खड़े मुँह से लगाकर पानी पिया। हेजल का दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। चेहरे को छुपाए हाथ एकदम से कांपने लगे, दुपट्टा चेहरे से फिसल गया। कांच जैसी हरी आंखों में नमी चमकने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किसी गैर मर्द ने उसे देख लिया। उनके यहाँ पर्दे का बहुत सख्त रिवाज था और आज तक कभी किसी गैर मर्द ने उसे नहीं देखा था। वो एक सख्त और मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती थी, जहाँ लड़कियों से सख्ती से पर्दा करवाया जाता था। वो सारा खाना सब कुछ भूल गई। उसने अपने हाथ मुट्ठियाँ बनाकर गुस्सा काबू किया। तुम जो भी हो, एक थप्पड़ के बदले ये सब करना बहुत ज़्यादा है। खुदा के लिए मुझे मेरे घर जाने दो, वरना मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो बेशिद्दत बेबस फरियाद कर रही थी। आवाज़ में गुस्सा भी शामिल था। अभी नहीं, 30 घंटे के बाद। हमदान शिराजी ने अपनी हथेली में लगी घड़ी की ओर एक नज़र डाली और फिर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर कमरे में चला गया। हेजल का दिल चाहा कि वो बेलन उठाकर उसके सर पर दे मारे। वो कहाँ फंस गई थी, किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। उसने कोशिश की, मगर ये पेंट हाउस इस तरह से लॉक था कि वो कहीं भी नहीं जा सकती थी। तकलीफ इतनी बढ़ चुकी थी कि दिल में दर्द उठाया। उसने अपने बाबा साईं का विश्वास खो दिया था। वे कितने मान और उम्मीद से कहते थे कि मेरी बेटी कभी मेरा मान नहीं तोड़ेगी। ये क्या हो गया था। वो वापस कमरे में आई और वहीं दरवाजे के पास ज़मीन पर बैठकर रोती चली गई। हमदान शिराजी को थप्पड़ मारना सच में उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसका एहसास अब हेजल को हो रहा था। दिल में भारी दर्द था। बेहतर होता कि वो आदमी कभी उसकी ज़िंदगी में आया ही ना होता। रात का न जाने कौन सा पहर था जब उसे प्यास लगी। पानी पीने के इरादे से वो किचन में आई थी।
अभी पानी पीकर वो पलट ही रही थी कि तभी अचानक लाइट चली गई। पूरा पेंट हाउस अंधेरे में डूब गया और तभी उसे अपने पैरों पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। एक दिल खराज चीख थी कि पूरा पेंट हाउस लरच चुका था। हमदान जो लाइट जाने के बाद बाहर चेक करने आ रहा था, उसकी चीख पर किचन की ओर भागा था। उसे पागलों की तरह चीखते देखकर एकदम आगे बढ़ा और उसके मुंह पर अपनी हथेली जमा दी और वो पूरी तरह उसके सीने से लगी बुरी तरह कांप रही थी और हमदान उसके वजूद की नरमी में धीरे धीरे बहकने लगा। उसके चेहरे को देखने लगा। खिड़की से आती चांद की हल्की रोशनी में वो खुद चांदनी की तरह दमक रहा था। धीरे से उसके होंठों से हाथ हटाकर उसने उसके नरम गालों पर अपनी उंगली फेरी थी, जबकि हेजल का पूरा वजूद पत्थर हुआ था। उसने हमदान को धक्का देते हुए जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा था। उसके पूरे वजूद पर ऐसा लगा जैसे चींटियां सी रेंग रही हों। किसी मर्द ने उसे पहली बार छुआ था और उसका पूरा वजूद आग की तरह जलने लगा था। आंखों में आंसू भरने लगे। वो उसे अपने सामने से धक्का देते हुए तेजी से अपने कमरे की ओर भागी थी, जबकि हमदान पत्थर बना खड़ा रह गया था। ये दूसरा थप्पड़ था जो उसे हेजल की तरफ से मिला था, लेकिन ये थप्पड़ आज उसे बुरा नहीं लग रहा था। अगला पूरा दिन वो अपने कमरे में बंद रही। शाम को हमदान फिर सीढ़ियां उतरता हुआ उस कमरे में आया था। वो सोफे के किनारे बैठी बाहर आसमान को देख रही थी। उम्मीद है तुम्हारा घमंड और अकड़ टूट गई होगी, वो तंज से मुस्कुराया, जैसे फिर से तंज कर रहा हो। हेजल की आंखों के अंदर तक जख्म उतर आए। जानते हो मर्द कैसे होते हैं? मर्द घमंडी होते हैं, झूठी अना और झूठी जिद के खोल में बंद होते हैं। अगर कोई औरत उनके अहम पर वार करे तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए वो हर हद पार कर जाते हैं। ये नहीं सोचते कि उनकी एक हरकत किसी लड़की की जिंदगी को मौत से भी जहन्नम में बदल सकती है। वो हमदान को नहीं देख रही थी। वो बाहर खिड़की से आसमान को निहार रही थी और खोए खोए लहजे में बोल रही थी। हमदान चुपचाप उसे सुनता रहा। इस्लाम में मर्दों से नरम दिल होने को कहा गया है। मर्द ऐसा होना चाहिए कि जब कोई लड़की उसके पास हो तो वो खुद को सुरक्षित महसूस करे। मर्द को ऐसा होना चाहिए कि उसे देखकर औरत को सुकून मिले। मर्द को अपने परिवार, अपने घर परिवार की तरफ से सड़क पर चलती हर लड़की की इज्जत करने वाला होना चाहिए। मर्द का मतलब है औरत का हिफाजतगार होना। असली मर्द वो है जो अपनी औरत की रक्षा करे, जो अपने से जुड़ी हर लड़की की रक्षा करे, जो हर किसी लड़की के साथ नरमी और इज्जत और शालीनता से पेश आए। एक मर्द ऐसा होना चाहिए कि उसकी वजह से किसी भी लड़की को तकलीफ ना हो। मर्द दूसरों की ज़िंदगी में आसानियां पैदा करने वाला होना चाहिए, ना कि ऐसा कि उसकी वजह से किसी लड़की की ज़िंदगी जहन्नुम बन जाए। उसने अब हमदान शिराजी के चेहरे की ओर देखा था, जिसके चेहरे की हवा निकल चुकी थी। मर्द अपनी मर्दानगी का दिखावा करते हैं, जबकि असल मर्दानगी औरत की हिफाजत देना होती है। तुम क्या जानो मर्दानगी क्या होती है और असली मर्द कैसे होते हैं? तुम्हारे लिए मर्दानगी यही है ना कि एक औरत को ज़बरदस्ती अपनी कैद में रखो, अपनी जिद को सुकून दो। मुझे 48 घंटे अपनी कैद में रखकर तुम ये साबित करना चाहते हो ना कि अब मैं पाक नहीं रही। मैं अपने घर वालों की नज़रों में अपना विश्वास, अपनी इज्जत खो दूंगी। तो पाक तो मैं अभी भी नहीं रही। तुम्हारी नज़र जो मुझ पर पड़ गई, तुम्हारे वजूद का गंदा स्पर्श मेरे वजूद को लग गया, जो गंदगी से लिपटा हुआ था, जिसे औरत की इज्जत करना नहीं आती, जो अब तक न जाने कितनी औरतों के साथ अपने आप को गंदा करता रहा है। मैं अब तुमसे नहीं कहूँगी कि तुम मुझे आज़ाद कर दो, बल्कि मैं तुमसे ये कहूँगी कि मुझे मौत दे दो। टूटे विश्वास और टूटे मान के साथ मैं अपने परिवार के सामने क्या मुँह लेकर जाऊँगी? इससे अच्छा तो मुझे मार दो। शायद तुम्हारी झूठी मर्दानगी को थोड़ा सा सुकून और आ जाए कि जिस लड़की ने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा, तुमने उसकी जान ले ली। आखिरी बात तकलीफ से कहती वो अपने आंसू पोंछती दोबारा आसमान की ओर मुंह मोड़कर बैठ गई और हमदान शिराजी पत्थर बन गया, एकदम साकित रह गया। बेयकीनी ही बेयकीनी थी जो उसके चारों ओर फैली हुई थी। उसका दिल चाहा जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। वो इतना अंधा कैसे हो गया कि एक लड़की को तकलीफ देने के लिए यहाँ तक पहुँच गया? कुछ जिब्रान की बातें थीं जिन्होंने हमदान का दिमाग घुमा दिया था। उसने एक नज़र हेजल के मासूम चेहरे पर डाली। वो इतनी मासूम थी कि उसे छूने का दिल चाहे भी तो इंसान छूने से पहले 1000 बार सोचे। जब हमदान ने उसे पहली बार किचन में देखा था तो बस उसे देखता रह गया था। उस वक्त हमदान को डर लगा कि कहीं उसे छूने से वो पिघल ना जाए, कहीं उसे छूने से वो मुरझा ना जाए। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी और रात उसने अपनी जिद और गुस्से में उसे छू लिया था और वाकई उसके गंदे स्पर्श से वो गुलाब का फूल मुरझा गया था।
आज उसके चेहरे पर पहले वाली चमक नहीं थी, एक वीरानी थी। कुछ पल के लिए हमदान की नज़र उसके चेहरे से हट ही न सकी। कुछ देर तक वो सोचता रहा, फिर कदम दर कदम चलता हुआ हेजल के पास आया और सामने सोफे पर बैठ गया। मुझे कभी किसी ने समझाया ही नहीं कि मर्द कैसे होते हैं, लेकिन आज समझ आ गया कि मर्द कैसे होते हैं। चलो आओ, तो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूँ। वो काफ़ी संजीदा था कि हेजल ने बेयकीनी से निगाहें उठाकर उसकी ओर देखा था। मैंने तुमसे अभी कहा ना कि मुझे घर नहीं जाना। वो जैसे खोखली हंसी हंस पड़ी थी। हमदान ने नाम में सर हिलाया। नहीं, मैं बहुत संजीदा हूँ। तुम्हें तुम्हारे घर बाहिफाजत छोड़कर आना अब मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारे घर वालों को तुम पर यकीन है, तो ये यकीन इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। जल्दी से अपना ये नकाब वकाब कर लो। इतना कहते ही वो कमरे से बाहर निकल गया और हेजल को जैसे यकीन ना आया। इससे पहले कि वो अपना इरादा बदलता, वो जल्दी से बिस्तर तक गई, अपना बुर्का पहना, नकाब किया और फौरन बाहर लॉन्च तक आई। वो लॉन्च के दरवाजे में ही खड़ा था। उसे देखते ही बाहर निकला तो हेजल बेयकीनी से उसके पीछे पीछे बाहर निकल गई। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसे सही सलामत उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा है। उसने अपनी गाड़ी का आगे वाला दरवाज़ा खोला, हेजल को बैठने का इशारा किया। हेजल बैठ गई और वो ड्राइविंग सीट पर आया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। हेजल से उसके गांव का पता पूछा और हेजल ने बता दिया। उसके बाद गाड़ी में बिल्कुल खामोशी थी। वो ड्राइव कर रहा था और कुछ ही घंटों के बाद उसने हेजल को उसके हैदराबाद वाले उस गांव तक पहुंचा दिया था। गांव की सीमा में पहुंचते ही हेजल बोली, बस यहीं उतार दो। वो नहीं चाहती थी कि वो शख्स के साथ अपनी हवेली तक जाए। हमदान शिराजी ने वहीं गाड़ी रोक दी। इससे पहले कि वो गाड़ी से बाहर उतरती, हमदान की आवाज़ ने उसके हाथ ठहरवा दिए। तुम काफ़ी अच्छी लड़की हो, मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। वो मुस्कुराया। हेजल पीछे पलटी और उसने उसे देखा। उसकी कांच जैसी खूबसूरत आंखें हमदान की निगाहों पर टिक गईं। हेजल ने कहा, पर तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाले सबसे घटिया आदमी हो। मैं तुम्हें कभी याद रखना नहीं चाहूँगी। मैं तुमसे कड़ी नफरत करती हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाने वाली है। मुझे पता है कि मेरे घर वाले अब मुझे माफ़ नहीं करेंगे, फिर भी मैं वहाँ जाऊँगी। उसके लफ्ज़ों में इतनी कड़वाहट थी कि हमदान की मुस्कान अगले ही पल गायब हो गई। किसी ने उसके सीने में जैसे कोई नुकीला खंजर घोंप दिया हो। वो उसे वहीं छोड़कर गाड़ी से उतर गया। अब हमदान को पश्चाताप हो रहा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं दोस्तों की संगत इंसान को तबाह कर देती है। वो फिर वापस घर चला गया। फिलहाल वो कहीं घूमना फिरना नहीं चाहता था। वो हवेली में दाखिल हुई, लॉन्च का दरवाज़ा पार किया कि तभी सनाउल्लाह शाह की दहाड़ सुनाई दी। लॉन्च में सब लोग जमा थे। रुक जाओ, खबरदार अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। सनाउल्लाह शाह की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए और वो बेबसी से अपने बाप को देखने लगी। बाबा, उसने अफसोस और तकलीफ से पुकारा। खबरदार, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत पुकारना। मर जाओ कहीं जाकर। तुम्हारे बाप ने तुम पर इतना विश्वास करके तुम्हें शहर भेजा था कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बनोगी, पर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज से तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं भेजूंगा और 2 ही दिनों में तुम्हारा निकाह कर दूंगा। बाप की बात सुनते ही हेजल ने पूरी सच्चाई उन्हें बताई थी, मगर उन्होंने उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया। बिना उसकी कोई भी बात सुने उसके पापा अपना फैसला सुना चुके थे। पापा, मेरी बात तो सुन लें। उसने एक बार फिर उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर सनाउल्लाह शाह ने उसकी कोई भी बात सुनना गवारा नहीं की। आज के बाद तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, सख्ती से कहते हुए सनाउल्लाह शाह ने हुक्म सुना दिया। हेजल बेबसी से अपने बाप को देखती रह गई, मगर क्या कर सकती थी। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर गायब हो गई। हर तरफ बेबसी ही बेबसी थी। उसकी माँ जो उससे मिलना चाहती थी, वो अपने शौहर के डर से उसके कमरे में भी नहीं आई। वो सारा दिन कमरे में बंद रही। रात के वक्त सनाउल्लाह शाह का हुक्म आया, 2 दिन के बाद तुम्हारा निकाह पास वाले गांव के सरदार से होगा। और बाप की बात सुनते ही हेजल को लगा जैसे वो जमीन में धंस गई हो। पास वाले गांव का सरदार, जो हेजल से पूरे 15 साल बड़ा था, उसे अपने बाप से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? उसने कमज़ोर सा विरोध करना चाहा, मगर इस ख़ानदान में माँ बाप का हुक्म सर आँखों पर रखा जाता था। उसका दिल चाहता था कि उसकी आंखों के सामने हमदान शिराजी आर वो उसकी जान ले ले। ये सब उसी की वजह से शुरू हुआ था। दूसरी तरफ जब से हमदान हेजल को छोड़कर लौटा था, उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। दिल चाहता था बस हेजल के पास पहुंच जाए। पूरे 2 दिन तक वो इसी कश्मकश में उलझा रहा। जब दिल की दुनिया में पूरी तरह हलचल मच गई तो उसने अपने माँ बाप से बात करने का सोचा। शायद उसे हेजल के मासूम और खूबसूरत चेहरे से मोहब्बत हो गई थी।
वही हमदान शिराजी जो कुछ दिन पहले कहता था कि वो मोहब्बत जैसी बातों पर यकीन नहीं रखता, अब मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। उसने फ़ौरन अपनी माँ को बताने का फैसला किया। शगुफ्ता बेगम तो ये बात सुनकर काफ़ी खुश हुई थीं। तुम बस शादी कर लो बेझिझक, भले ही अपनी पसंद की शादी कर लो, लेकिन लड़की अच्छी होनी चाहिए, उन्होंने सख्ती मगर बनावटी नाराज़गी से कहा। तो हमदान के होंठों पर मुस्कान आ गई। फिक्र मत करें मम्मा, लड़की बहुत अच्छी है, बस आप जल्दी से उनके घर चलें, हम आज ही रिश्ता मांगेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि उसके माँ बाप कहीं और उसकी शादी कर दें। उसे डर लग रहा था, बल्कि जबकि शगुफ्ता बेगम को हैरानी हुई, इतनी जल्दी कैसे, मतलब? मामा, हमें सिर्फ रिश्ता लेने जाना है, कौन सा शादी की तैयारी करनी है, जल्दी चलिए। उसने ज़बरदस्ती अपने माँ बाप को राजी किया और हैदराबाद ले आया। वे हवेली पहुंचे तो वहाँ सारे सरदार सनाउल्लाह शाह के सामने बैठे हुए थे। हम यहाँ आपकी बेटी हैजल का रिश्ता मांगने आए हैं, शगुफ्ता बेगम ने नजमा बेगम से कहा, मगर सरदार साहब ने गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। देखिए बहन, आप गलत जगह आ गई हैं, मेरी बेटी का तो आज निकाह है और मैं ये निकाह नहीं रोक सकता। सरदार साहब संजीदगी से कहते उठकर खड़े हुए और किसी ने जैसे हमदान का सीना चीर दिया। उसे यकीन नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है आंटी, क्या एक बार मैं उससे मिल सकता हूँ? उसने जैसे बेबसी से फरियाद की। ये नामुमकिन है बेटा, हमारे यहाँ पर्दे का बहुत ख़ास बंदोबस्त है, तुम उससे कभी नहीं मिल पाओगे। नजमा बेगम की आंखों में तकलीफ भरी हुई थी, वो उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। आपकी बेटी को तकलीफ देने वाला मैं हूँ। नजमा बेगम ने बेबसी और बेयकीनी से उस लड़के को देखा। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं उसे इस सारी सूरत हाल से बाहर निकाल लूँगा, आप बस एक बार मुझे उससे मिला दीजिए। उसकी आंखों में उम्मीद थी। नजमा बेगम ने भी इस बार सरदार साहब से गद्दारी करने का सोच लिया। वो उसे अपने साथ लिए हवेली के पिछले हिस्से की तरफ आईं। वो ऊपर बालकनी है और वहीं हैजल का कमरा है, अब वहाँ तक कैसे जाना है ये तुम जानो। इतना कहकर वो अंदर चली गई और हमदान शिराजी के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। वो फ़ौरन एक खंबे के सहारे दीवार पर चढ़ता हुआ मुंडेर तक पहुंचा था। मुंडेर पर खड़े होकर उसने हैजल के कमरे की बालकनी में झांका। बालकनी काफ़ी ज़्यादा ऊंची नहीं थी। 5 मिनट की मशक्क़त के बाद वो बालकनी में दाखिल हो चुका था। हैजल की माँ ने बताया था उसकी बालकनी हमेशा खुली रहती है, वो ताज़ा हवा के लिए बालकनी का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करती। वो बालकनी का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो वो सोफे पर बैठी हुई थी। हल्की सी आवाज़ पर उसने चेहरा उठाया और सामने देखा तो हमदान शिराजी को देखकर वो बुरी तरह हैरान हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने उसे बेयकीनी से देखकर पूछा। हमदान के होंठों पर मुस्कान आई। तो मैं इस सारी मुसीबत से बाहर निकालने आया हूँ। उसकी बात सुनकर हैजल को गुस्सा आ गया। ओह, मुझे मुसीबत में डालने वाला अब मुसीबत से निकालने की बात कर रहा है। वो बेबसी से फिर वहीं सोफे पर बैठ गई। हमदान उसके सामने आकर दूसरे सोफे पर बैठ गया। देखो, मैं तुम्हें इस निकाह से बचा सकता हूँ। खुद से 15 साल बड़े आदमी से शादी करना, वो भी उससे जिसकी पहले से एक बेटी है। तुम्हारी कौन सी मजबूरी है जो तुम ये निकाह कर रही हो? हमदान की बात पर हैजल की आंखों में दर्द उतर आया। ये सब तुम्हारी दी हुई सौगात है। वो नाराज़गी से चेहरा मोड़ गई। हाँ, मैं जानता हूँ और इसके लिए मैं शर्मिंदा भी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सारे गड़बड़ झोले से बाहर निकाल सकता हूँ। चलो मेरे साथ। तुम उस बुढ़े से शादी हरगिज भी नहीं करोगी और सीधे तरीके से तुम्हारे पापा मानेंगे नहीं, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ छुपकर यहाँ से चलना पड़ेगा। हैजल ने बेयकीनी से चेहरा घुमाकर उसकी ओर देखा। तुम जानते भी हो यहाँ कितनी सख्त सिक्योरिटी है, मैं कभी भी यहाँ से भाग नहीं पाऊंगी। बेबसी से कहते उसने फिर से अपना चेहरा मोड़ लिया। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर तुम्हें किसी बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए। तुम्हें यहाँ से मैं खुद भगाऊंगा। हैजल अब इस बात से उसे देख रही थी। तुम निकाह करोगी मुझसे? उसने हाथ बढ़ाते हुए पूछा। हैजल ने उसके हाथ को देखा, फिर उसकी आंखों में। पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो, फिर इस बारे में सोचेंगे। कुछ भी करके हैजल को इस निकाह से बचना था। वो मर जाती लेकिन उस अय्याश सरदार से कभी शादी नहीं करती। इस हवेली से बाहर निकलने का एक ही रास्ता उसे नजर आ रहा था, हमदान शिराजी। लेकिन इस वक्त उसकी मजबूरी थी कि उसे हमदान से ही काम निकालना था, जबकि वो उससे बेहद नफरत करती थी, क्योंकि उसने उसके माँ बाप का भरोसा तोड़ा था। ठीक है, अपना ज़रूरी सामान ले लो, फिर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता हूँ। और हैजल ने तुरंत अपना ज़रूरी सामान पैक किया। वो बालकनी से बाहर निकला। ये हवेली का पिछला हिस्सा था जहाँ ज़्यादा नौकर चाकर नहीं थे। वो धीरे से नीचे उतरा और हैजल का हाथ मजबूती से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। हैजल उसके चौड़े सीने से आ टकराई। उसके स्पर्श से उसके पूरे वजूद में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसने आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल
उसने ज़मीन पर छलांग लगाई और हेजल उसकी बाहों में किसी नाजुक गुड़िया की तरह महफूज थी। डरते हुए उसने आंखें खोली तो वो ज़मीन पर सही सलामत खड़ी थी। वो उसे सबकी नज़रों से बचाते हुए पोर्च तक लेकर आया था और फिर उसके बाद अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और हेजल को बैठने का इशारा किया। दूर दूर नौकर अपने कामों में लगे थे, किसी ने भी हेजल को वहाँ से भागते नहीं देखा। बस यहीं नीचे झुककर बैठ जाओ, उसने कहा, और वो चुपचाप पीछे सीट की तरफ छिपकर बैठ गई। हमदान ने अपने माँ बाप को फ़ोन किया और उन्हें बाहर बुलाया। वो सब खामोशी से हवेली से निकल गए। वैसे भी हेजल अपने बाप का भरोसा तो खो चुकी थी, फिर क्या फ़र्क पड़ता था अगर वो भाग जाती। कम से कम उसकी ज़िंदगी तबाह होने से बच जाती। वो लोग अपने शहर पहुँचे। पूरे रास्ते सगुफ्ता बेगम उससे बातें करती रहीं, बहुत ही प्यार के साथ। उन्हें ये लड़की बहुत पसंद आई थी। वो औरत बहुत नेक थी। हेजल को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी अच्छी औरत का इतना जिद्दी और बिगड़ैल बेटा है। फिर वो लोग शिराजी हाउस पहुंचे। शगुफ्ता बेगम ने कहा, क्या मुंह देख रहे हो, जल्दी जाओ और मौलवी साहब को निकाह के लिए लेकर आओ। ये कहते हुए वो गाड़ी से उतर गई। हमदान झेप गया और फिर सिर हिलाते हुए गाड़ी को शिराजी हाउस से बाहर निकाल ले गया। हमदान थोड़ा बिगड़ा हुआ है, लेकिन मेरा बेटा दिल का बुरा नहीं है। हो सकता है उसने तुम्हें कोई तकलीफ दी हो तो उसे माफ़ कर देना। शगुफ्ता बेगम की बात पर हेजल के होंठों पर एक नरम सी मुस्कान उभरी। बेशक वो उससे निकाह करने वाली थी, क्योंकि निकाह करना उसकी मजबूरी थी, लेकिन दिल में उसके लिए अब भी नफरत और गुस्सा था। अगले आधे घंटे के बाद उनका निकाह हो गया। निकाह के बाद शगुफ्ता बेगम ने उसे हमदान के कमरे तक पहुंचाया। वो कमरे में आकर गंभीरता से सोफे पर बैठ गई। कुछ देर के बाद वो भी कमरे में आया और मुस्कुराकर हेजल की ओर बढ़ा। इससे पहले वो उसके करीब आता हेजल ने हाथ के इशारे से उसे अपने करीब आने से रोका। बस वहीं रुक जाओ, खबरदार अगर मेरे करीब आने का सोचा भी तो तुम्हारी जान ले लूँगी। तुम मुझे अभी तक नहीं जानते, तुम्हारी वजह से मैंने कितनी तकलीफ सही। तुम नहीं जानते हमदान शिराजी, तुमने अभी तक एक औरत की हिम्मत को कहाँ देखा है। तुम्हारे लिए औरत सिर्फ वक्त बिताने का सामान है। जब तुमने देखा कि मेरी जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हारे झांसे में नहीं आई तो तुमने सोच लिया कि क्यों ना निकाह करके उसका इस्तेमाल किया जाए। वो अपने कड़वे शब्दों से हमदान को भेजती चली जा रही थी और हमदान फटी फटी नज़रों से उसे देख रहा था। तुम गलत समझ रही हो हेजल, उसने समझाने की कोशिश की। मुझे कुछ समझना नहीं, तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हो। मेरा बाप मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा और मेरी मजबूरी थी कि मुझे वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि मैं कभी भी उस शख्स से निकाह नहीं करना चाहती थी जिसे औरतों की कदर मालूम ही ना हो। तुमसे निकाह मेरे लिए मजबूरी थी, क्योंकि तुम मेरे लिए उस हवेली से बाहर निकलने का रास्ता बने। तुमने तो बदला लिया, लेकिन अभी मेरा बदला बाकी है। अब मैं अपना बदला लूँगी। और एक बात याद रखना, ये हेजल शाह तुम्हें सिर्फ नफरत करती है, गहरी नफरत। उंगली उठाकर गुस्से से चेताते हुए वो चिल्लाई थी। हमदान जो हैरान सी नज़रों से उसे देख रहा था, अगले ही पल सारी बात समझ चुका था। वो हैरान था कि हेजल इतनी जल्दी निकाह के लिए कैसे मान गई। तो वो इस निकाह के जरिए उसे तड़पाकर उससे अपनी नफरतें जाहिर करके उससे बदला लेना चाहती थी। उसके होंठों पर एक नरम सी मुस्कुराहट बिखर गई। अगले ही पल उसने हेजल की कोई परवाह किए बिना आगे बढ़कर उसे पूरी शिद्दत से अपने सीने से लगा लिया। मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, मेरे अंदर हर तरह की बुराई है, लेकिन खुदा की कसम मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूँ और इस मोहब्बत ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया है। इस मोहब्बत ने मुझे सिखाया कि दिल का सुकून किसी एक के साथ होकर मिलता है, चाहे वो मोहब्बत हो या इबादत, बस एक ही होना पड़ता है। और हेजल जो गुस्से में थी, उसका सारा गुस्सा झाग की तरह बैठता चला गया। वो उसे नरमी से सीने से लगाए उसके बालों में उंगलियां फेरते उसके गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा था। मैं शादी से बहुत दूर भागता था, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखने के बाद तुम्हारा हुस्न मुझे इतना दिलकश लगा कि मैंने शादी का फैसला कर लिया। तुम दुनिया की पहली ऐसी औरत हो जिसने मेरे दिल में सुकून उतारा है। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, तुम चाहो तो मुझे माफ़ मत करना, बट मैं अपने हर अमल से तुमसे माफ़ी मांगता रहूँगा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ हेजल। वो बेबसी से कह रहा था और हेजल जो न जाने उससे क्या क्या सुनाने वाली थी, उसका सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। माना कि मैं गलत था, लेकिन अब मैं सही हो गया हूँ। मैं तुम्हें ठीक होकर दिखाऊंगा। तुमने मुझे अल्लाह के करीब कर दिया है, तुमने मुझे हर बुराई से दूर कर दिया है। तुम मेरी ज़िंदगी में मेरा गुड लक चार्म बनकर आई हो। तुम्हारे बिना जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। अगर तुम मुझे माफ़ कर दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी, वरना सारी ज़िंदगी तुमसे माफ़ी मांगता रहूँगा। उसने दोनों हाथों से हेजल को अपने बाहों में कस लिया और हेजल बेयकीनी से उस शख्स को देखती रह गई।
उसने अपना चेहरा जरा सा ऊपर उठाया और हमदान की आंखों में झांकने की कोशिश की। अगले ही पल हमदान ने प्यार से उसके माथे पर अपने होंठ रखे। एक मौका और माफ़ी तो खुदा भी देता है, तो फिर हम क्या चीज़ हैं। उसकी आंखों में बेबसी थी। आज उसकी आंखों में बहुत नरमी थी, बहुत सुकून था। ये हमदान वो नहीं था जिसे हैज़ल जानती थी। ये बहुत बदला हुआ इंसान था। मुझे एक मौका दोगी? वो फिर वही सवाल दोहरा रहा था। हैज़ल का सारा गुस्सा कहीं गुम हो गया। जब ये शख्स सच में बदल गया था तो क्या उसे एक मौका नहीं मिलना चाहिए था? वैसे भी हर इंसान गुनाह करता है, माफ़ी मांगता है और खुदा उसे एक मौका देता है, तो फिर इंसान क्या चीज़ है। उसने हाँ में सर हिलाया तो हमदान ने सुकून की सांस ली। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें बहुत खुश रखूँगा ताकि तुम उस हवेली और उसके जालिम माहौल को भूल जाओ। पर्दा करना इस्लाम में सिखाया गया है, मगर बेटियों को कैद करना इस्लाम कहीं नहीं कहता। तुम्हारा हक है कि तुम आज़ादी से ज़िंदगी जी सको। मैं तुम्हें दुनिया की हर जगह घुमाऊंगा, तुम्हारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की हर कोशिश करूंगा। वो अभी भी उसके कानों में सरगोशी करते हुए अपनी मोहब्बत का यकीन उसे दिला रहा था, और हैज़ल को इससे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। वो सच में यकीन कर चुकी थी। उसका हाथ थामे हमदान उसे बेड पर लेकर आया और फिर उसकी गोद में सर रखकर लेट गया और उसका हाथ पकड़कर अपने बालों पर रखा। हैज़ल उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। तुमने मेरी सोच, मेरी नज़रों का जाबिया बदल दिया। तुम दुनिया की एक बेहतरीन औरत हो। उसके बाल कान के पीछे करता हुआ वो सरगोशी कर रहा था कि हैज़ल के वजूद में सुकून उतर गया। अपने महरम के मुंह से अपने लिए ऐसे अल्फाज सुनना हर लड़की का ख्वाब होता है। उसे महसूस हो रहा था कि वो वैसा नहीं जैसा पहले था। आज के बाद किसी भी दोस्त से मिलना बंद, हर तरह की दोस्ती यारी बंद। वो सख्ती से उसे चेतावनी दे रही थी कि हमदान ने आंखें खोलकर उसे देखा। जो आपका हुक्म, वो उसके गले पर उंगली फेरते हुए बोला तो हैज़ल खुलकर मुस्कुरा दी और उसके मुस्कुराते नाजुक लबों को हमदान ने आगे बढ़कर अपने होठों की पकड़ में लिया। इस हरकत पर अचानक वो साकित रह गई। सांस रोककर हमदान की शिद्दत को सहने लगी। वो कतरा कतरा उसके होठों को पीते हुए खुद को सुकून दे रहा था। अगले ही पल उसे तकिए पर लिटाता वो खुद के और उसके ऊपर कंबल डालते हुए उसके नाजुक वजूद में समाने लगा, और हैज़ल ने भी कोई विरोध नहीं किया था। उसने अपना आप खामोशी से हमदान के आगे सौंप दिया था। हमदान खुदा की तरफ से उसके लिए एक अनमोल तोहफा था। अगर हमदान वक्त पर ना आया होता तो वो उस बुढ़े के पल्ले बांध दी जाती और पूरी ज़िंदगी से सकते हुए निकालती। भले हमदान ने उसके साथ गलत किया था, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के पीछे उसी का हाथ था, लेकिन उसने अपनी गलतियों का कफ़ारा भी किया था। शायद इसे ही किस्मत कहते हैं, इसे ही मोहब्बत होना कहते हैं। कभी भी कहीं भी किसी से भी हो जाती है, क्योंकि इंसान की किस्मत कभी भी बदल सकती है। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ ऐसे ही रोमांटिक नॉवेल्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।